Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Hamza Tariq and you are watching my lectures. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में कल के दिन हमने चैप्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिस्कस किया था, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था जो कि था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग की टर्म्स का आपको पता होना चाहिए ना। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की, तो जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, बिजनेस सीख रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के पहले उसकी ग्रामेटिकल चीज़ों को समझा जाता है, कुछ चीज़ें जो उसकी बेसिक होती है उसको समझा जाता है, तभी जाके आपको उस लैंग्वेज पे अबूर हासिल होता है। सेम लाइक दैट अकाउंटिंग में भी हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसकी बेसिक चीज़ों को, ताकि हमें कुछ टर्म्स पता होंगी तो हम आगे करेंगे ना। तो कल के दिन हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था, आज भी हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस चैप्टर 1 के अंदर हमारे मोस्टली टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं। एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं और अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको कंप्लीट कर दूं। जो नहीं होंगी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो चलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसको मिस मत कीजिएगा। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं? ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं, ये आज हमारा जो है ये पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कुछ टर्म्स हमने आज यहाँ पे लिखी हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास बेटा एसेट्स। एसेट्स को डिस्कस करेंगे कि एसेट्स आपके क्या होते हैं। एसेट्स हमने बताया था, कल भी डिस्कस किया था उसको शॉर्ट वे में, आज उसको डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। एसेट्स कोई भी रिसोर्सेज, आपको तो पता होगा, रिसोर्सेज हो गए, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, आपके रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स दे सकते हैं, ऑपरेशंस में, आपके ऑपरेशंस को रन करने में आपको कोई ना कोई बेनिफिट देते हैं, वो डायरेक्टली दें या वो इनडायरेक्टली दें, आपको बेनिफिट मिल रहा है, इन फ्यूचर में मिलेगा उससे। वो कोई भी ऐसा खर्चा, एक्सपेंडिचर जो आप चीज़ खरीदते हो, एक्सपेंडिचर करते हो ना, तो एसेट्स को इनकर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, और ताकि वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसको आप बेटा एसेट कहते हो। इन आसान वर्ड के अंदर आप ये समझ लो। अब एसेट्स ना डिफरेंट तरह के होते हैं। एसेट्स की आगे बाइफिकेशन को अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होता है करंट एसेट्स बेटा। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, तीन तरह के होते हैं। एक नॉन करंट एसेट्स होते हैं और एक होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आज समझेंगे हम। इसको क्या होते हैं? करंट एसेट्स का आपको मीनिंग भी बता रहा होगा कि करंट है। करंट मतलब अभी के टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए है ये। तो करंट मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अब ये शॉर्ट टाइम कितना होता है? लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, एक साल के टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में जो आपके खर्चे होते हैं, जो आपके एसेट्स होते हैं, जो आपको फायदा देते हैं, बेनिफिट देते हैं एक साल के लिए, वो आपके करंट एसेट कहलाते हैं। सर कौन सी एग्जांपल आप देंगे? मैं आपको बता देता हूं जी। एग्जांपल इसकी हमारे पास को सपोज करो कि आपके पास कैश है, बैंक में कुछ पैसा पड़ा है, तो बेटा आपके पास जो कैश इन हैंड होगा, आपके पास वो आता जाता रहेगा ना, उसको आप इस्तेमाल करते रहोगे, वो चला जाएगा, वो आ जाएगा, उसका इनफ्लो भी होगा, उसका आउटफ्लो भी होगा। तो पैसा आना जाना जो है वो आपका कैश है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। इसको आप करंट एसेट कहते हो, जिसको आप बार 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 यूटिलाइज कर लेते हो, तो आपका कैश है। फिर बैंक के अंदर आपका कुछ पैसा पड़ा है, तो बैंक के वे में भी पैसा आपका, देखो आपका एक अकाउंट है ना बैंक के अंदर, उसमें आपका पैसा कम भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कुछ पे कर रहे हो किसी चीज पे, किसी पे आपके पास कहीं से आ रहा है, सेल किया है तो कहीं से आ रहा है। तो आपके ये जो कैश हो गया, बैंक हो गया, किसी से आपने पैसा रिसीव करना है, किसी को उधार पे चीजें बेची हैं, तो कल को रिसीव करोगे ना, 10 दिन बाद कर लोगे, 30 दिन बाद करोगे ना रिसीव, ऐसा तो नहीं उसको छोड़ दोगे। तो वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो ऐसा कोई भी एसेट जो आपको एक साल के अरसे में आपको फायदा देता है, बेनिफिट देगा, वो आपका करंट एसेट कहलाता है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब है नॉन करंट एसेट की बारी। What are the नॉन करंट एसेट? ऐसा कोई भी एसेट, ऐसा कोई भी रिसोर्स जो आपको एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको बेनिफिट देगा, वो आपका नॉन करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म नेचर होगी इसकी। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। कौन सी एग्जाम्पल सर देंगे आप हमें? बेटा लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई,
ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके वो वाले, देखो लैंड है, बिल्डिंग है, आप बार बार तो नहीं परचेज करते ना, बार बार तो आपके पास नहीं आ जा रही, तो वो आप एक ही दफा लेते हो ना, लैंड भी खरीद लेते हो, बिल्डिंग ले लेते हो, आपके 100 साल तक घर चलते हैं, ठीक है, 50 साल तक चलेगा, बिल्डिंग आपके पास, मशीनरी है। आज आपने कार परचेज की तो आप डेली बेसिस पे तो कारें परचेज नहीं कर रहे ना, एक्सेप्ट कि आपका बिजनेस ना हो, ठीक है, तो वो अगर होगा भी तब भी वो एसेट आपका लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसका जो मोर देन 1 ईयर हो, मोर देन, जिसका इंपैक्ट क्या होगा, मोर देन 1 ईयर, बेटा वो आपका क्या कहलाता है, नॉन करंट एसेट कहलाता है। समझ लगी कि नॉन करंट एसेट क्या होते हैं। अब इसके अंदर भी 2 टाइप की बाइफ्रिकेशन होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, बेटा नॉन करंट एसेट जो होते हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं, फर्दर इसको क्लासिफाई किया जाता है, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल को भी काउंट कर लेते हैं। बेटा ऐसा कोई भी एसेट जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपका टेंजिबल एसेट। नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूं, नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड को टच कर सकते हो ना आप, बिल्डिंग को भी टच कर सकते हो, फिर कोई भी मशीनरी होगी तो टच कर सकते हो ना उसको। ऐसा तो नहीं है कि कोई वो हवा में चल रही होगी, ठीक है, कोई फर्नीचर को टच कर सकते हो, आप गुड्स को टच कर सकते हो, आपका ये पीसी, ये भी एक फिक्स्ड एसेट है, ये लाइट्स, कैमरा, ये पेन, ये भी सारे के सारे क्या है, ये वो एसेट्स हैं जिसको आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो टेंजिबल एसेट कहलाते हैं। ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक भी होते हैं और इसको आप टच भी कर सकते हो, इसका बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक होगा और ये छू भी सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो। दिस इज द टेंजिबल एसेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनटेंजिबल एसेट। बेटा ये दूसरे उसकी टाइप है नॉन करंट की, इनटेंजिबल। ऐसा कोई भी एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसका भी आपको बेनिफिट होता है, बट आप उसको महसूस कर सकते हो, उसको टच नहीं करोगे, उसको आप और कुछ नहीं कर सकते। कौन कौन से एग्जाम्पल है सर, जैसे कि कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। कोई ट्रेडमार्क हो गया, वो भी आ सकता है। सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ये सारे के सारे बेटा क्या है, नॉन करंट इनटेंजिबल एसेट्स है। नॉन करंट एसेट में गुडविल, गुडविल भी बेटा आपका क्या होता है, नॉन करंट एसेट होता है, इनटेंजिबल। इन चीजों को आप छू तो नहीं सकते। गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है आपकी कोई भी आपके नाम पे आपको चीजें, देखो आपको एक दफा मेरी वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप दोबारा आके चैनल पे आके देखते हो ना, तो वो क्या है, वो गुडविल है। कुछ भी मैंने नहीं किया ना, तो लेकिन गुडविल थी, आपको अच्छा लगा, आप दोबारा आए, तो ये भी मेरा एक एसेट है ना, आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो ये गुडविल है। इसी तरह से आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो किसी भी शॉप से, दोबारा उसके पास जाते हो, उसी मॉल में, उसी शॉप में, उसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, उसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हो, वो भी उसका एक एसेट है उस कंपनी का, उसको गुडविल कहते हैं। सॉफ्टवेयर, जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, उसको आप टच नहीं कर सकते, आप ऑपरेट कर सकते हो जस्ट, तो ये भी आपका। फिर उसके बाद है आपके पास बेटा कॉपीराइट। कॉपीराइट, आपने कोई भी चीज खरीदी, आपने कोई भी चीज बनाई, फॉर एग्जांपल आपने बुक बनाई है या ये वीडियो है या बुक बनाते हो, तो उसको कोई भी दूसरा पर्सन अपने नाम से उसको नहीं पब्लिश कर सकता, उसको आप कहते हैं राइट है, वो आपका राइट है और आपके ही नाम रहेगा, आपने उसका कॉपीराइट लिया हुआ है, तो वो एक आ गया। ये भी आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप कोई टच तो नहीं कर सकते ना, तो ये भी आपका आ गया। फिर पेटेंट भी होते हैं बेटा, पेटेंट, ट्रेडमार्क भी होता है, पेटेंट भी। पेटेंट क्या होता है, आपने कोई फॉर्मूला आजाद किया, तो उस फॉर्मूले को अगर आपने पेटेंट करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया, वो आपके नाम से निकल गया, तो उसको कोई भी और पर्सन कॉपी नहीं कर सकता। ये आपका बेटा क्या हो गया, नॉन करंट एसेट है। ये अब सारे के सारे आपको क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं दे रहे कंपनी के। अगर आपकी गुडविल है तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है, पेटेंट है तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, सॉफ्टवेयर है तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चल रहा है, एक्सेल चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस चल रहे हैं, विंडो चल रही है, ये सारे के सारे बेटा लॉन्ग टर्म है, ये इनटेंजिबल है। तो नॉन करंट एसेट्स में हमने 2 चीजों में और देखा, टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल होते हैं। बेटा एक और एसेट होता है करंट एसेट, नॉन करंट हो गए, कवर कर लिया अब हमने। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म में आपको जो है, अच्छा इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं आपको बता दूं इन 2 एसेट्स में, कि ये जो करंट एसेट होते हैं ना, ये होते हैं इसको आप ये कह लें कि रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर, रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होने वाली चीजें होती हैं। नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होगा, इसको आप कह सकते हो नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग
इसकी नेचर क्या होगी, नॉन रिकरिंग होगी, कि मतलब ये कभी कभी होते हैं या लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपको बेनिफिट दे रहे होते हैं। ठीक है, इसको आगे जाके मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, अब उसके बाद है फिक्टिशियस एसेट्स। अब तीसरे एसेट की हम बात करें विच इज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट ऐसा एसेट होता है जिसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती बेटा, इसकी जीरो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से हमें इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वजह से हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसको एज अ एसेट कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं हो रहा होता। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लियर करवा देता हूं कि ये क्या होगा। ओके, आप सपोज कर लो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपने की है 10 लाख रुपए की। ठीक है, 10 लाख की आपने एडवर्टीजमेंट की है फॉर एग्जाम्पल। ओके, और आपने ये 5 साल के लिए आपने 10 लाख की आज एडवर्टीजमेंट किया जो आपको 5 साल तक बेनिफिट देगी। जब आप ये सपोज कर रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो पहले साल में 2 लाख आ जाएंगे, फिर से 2 लाख आ जाएंगे, फिर से 2 लाख आ जाएंगे, 2 लाख 4th ईयर में, और 2 लाख ही आपके लास्ट ईयर में आ जाएंगे बेटा। तो ये इस तरह से आपको, तो हमारा फिक्टिशियस एसेट क्या कहता है कि जब एक साल में, वो पहले साल में ये सारे के सारे कंसीडर नहीं करता, इस पूरे खर्चे को कंसीडर नहीं करता, वो क्या करता है, एक साल जब गुजरेगा तो वो 20,000 को एक्सपेंस ट्रीट करेगा और इन सारों को एज अ एसेट ट्रीट करेगा। जब दूसरा साल कंप्लीट हो जाएगा तो वो इसको भी एज अ एक्सपेंस कंसीडर कर लेगा, जब तीसरा साल तो वो इसको भी एक्सपेंस कंसीडर कर लेगा, बाकियों को एसेट कंसीडर करेगा, फिर नेक्स्ट 4th ईयर में इसको एक्सपेंस कंसीडर कर लेगा और इसको एसेट। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर बेटा वो इसको कंप्लीटली जो है वो एक्सपेंस कंसीडर करेगा, अदरवाइज जो जो साल गुजरता जाएगा उसको वो बाकियों को एसेट कंसीडर करेगा और उसको जो है वो सिर्फ एक्सपेंस कंसीडर करेगा जितने साल गुजरे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट 5 साल के लिए की गई है, 10 लाख स्पेंड किए गए हैं और इसका 5 साल तक बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह के एसेट्स को हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, बट हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। आई एम वेरी होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, विच इज लाइबिलिटीज। अब हम बात करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बेटा क्या होती हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस होती है, जिम्मेदारियां होती हैं जो कि आपने पे करनी है। देखो, आप जब भी बिजनेस करते हो ना, तो आपको कोई ना कोई चीज उधार पे खरीद लेते हो, उधार पे देते हो, लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है जो आपने पे करनी है। जब भाई आप बिजनेस करते हो तो कहीं से पैसा लेकर तो आते हो ना, बिजनेस के अंदर उधार पे लेकर आते हो या बैंक से लोन लेते हो, किसी और से लोन लेते हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन है जो अल्टीमेटली आपने पे करनी है। किसी के आपने पैसे देने हैं, कोई चीज उठा के ले गए आपने कहा चलो ठीक है 10 दिन बाद पे करूंगा, तो वो आपके जिम्मे हैं, वो आपने पे करने ही करने हैं। तो बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये 2 तरह की होती हैं, एक करंट होती हैं और एक नॉन करंट होती हैं। व्हाट इज द करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज उसी तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये क्या होंगी, फॉर 1 ईयर के लिए होंगी, 1 ईयर के लिए होंगी, शॉर्ट टर्म इसको बोलते हैं, ये शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। विद इन 1 ईयर के लिए अंदर जो लाइबिलिटीज आपने पे करनी है, जिम्मेदारियां ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, उसको हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जो मोर देन 1 ईयर होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बेटा बोलेंगे हम नॉन करंट। जो मोर देन 1 ईयर के लिए होंगी, लंबे टाइम पीरियड के तक के लिए होंगी। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, एग्जाम्पल समझ लें, बैंक से लोन लिया और ये 10 साल तक आपको पे करना है, दिस इज नॉन करंट लाइबिलिटी। ये लंबे टाइम पीरियड है, आपने काफी टाइम के बाद इसको पे करना है, ठीक है। और ये है करंट लाइबिलिटी जिसको आपने कुछ टाइम पे करना है। आपने उधार पे सामान पकड़ लिया है तो आपने 30 दिन बाद उसकी पेमेंट करनी है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, अकाउंट पेएबल आ जाएगा आपका बेटा, जो आपने अदा करना है और 1 साल के अंदर आपने अदा करना है। आपने सामान गुड्स खरीदी थी उधार पे, उसके पैसे पे करने हैं। नेक्स्ट बेटा, इसके साथ ही एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे नोट किया, वो विच इज बैड डेट्स। व्हाट इज बैड डेट्स? कोई आइडिया होता है आपको? बैड डेट्स, डेट आपका कर्जा होता है जो आपने किसे लेना है, कर्जा दिया होता है, बैड हो गया है, खराब हो गया है, डेट्स हो गया है। अच्छा चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहां पे हम एक कंसीडर करेंगे, ये एक पर्सन है जो कि हम इसको बना लिया है हमने, ये देखें, इसका नाम है, हमने दिया संटू, और इसका नाम है, एक ये पर्सन है, इसका नाम है बंटू। एक बंटू है और एक संटू है। बेटा आपने, संटू ने बंटू को कुछ पैसे दिए थे
10,000 रुपए का इसने उधार पे सामान लिया था और इसने कहा था कि मैं आपको 1 महीने के बाद पे कर दूंगा। अब वो क्या कर रहा है कि संटू जो है ये बंटू को ढूंढ रहा है, इस बंदे को ढूंढ रहा है और उसको कह रहा है कि मुझे पेमेंट करो, 1 महीना गुजर गया तुमने पे नहीं किए। तो बंटू जो है ये उसको मिल ही नहीं रहा संटू को, ये कहीं भाग गया है, कहीं गायब हो गया है, ये नहीं आ रहा। तो संटू ने क्या कहा कि उसने जो 10,000 रुपया बंटू से लेना था वो उसका बैड डेट्स हो गया है, वो ऐसा कर्जा जो वापस मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, अब उसको वापस नहीं मिलेगा, वो भाग चुका है। तो वो उसने अपना उसको बैड डेट कंसीडर कर लिया है कि ये अब मुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैड डेट्स कहते हैं। बाकी आप डेफिनेशन जो है वो बुक से पढ़ लेना, मैं भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस और सेल्स, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा परचेज क्या होती है, आप अपने गुड्स खरीदते हो ना, कोई भी सामान खरीदते हो। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, संटू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था ना, इस बंदे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको फर्नीचर चाहिए, उसको लैंड चाहिए, उसको बिल्डिंग चाहिए, उसको उसके अंदर सामान चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसने क्या किया, परचेजेस की, सामान खरीदा। तो कहीं से भी आप सामान खरीदोगे, खरीदने को, परचेज करने को, बिजनेस के अंदर जो सामान लेकर आओगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, आप जो है वो कोट बनाते हो, आप पैंट्स बनाते हो, आप वॉल पेंट्स बनाते हो, आप पेपर बनाते हो, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो उसके लिए आपको बनाने के लिए कोई ना कोई सामान तो चाहिए। तो जो सामान आप खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, उसको आप परचेजेस बोलते हो बेटा, गुड्स खरीदने को आप परचेजेस बोलोगे। सेल्स आपका बिजनेस है, जैसे मैंने बताया संटू बिजनेस कर रहा है, तो संटू ने उस कोई ना कोई चीज़ बेचेगा। अगर वो पेपर का बिजनेस कर रहा है तो वो पेपर बेचेगा, अगर वो पेन का बिजनेस कर रहा है तो वो डेली बेसिस पे अपनी सेल जनरेट कर रहा है, उसको बेची जा रहा है, डेली बेसिस पे उसको बेची जा रहा है। तो अब ये जो सेल होती है ना बेटा, ये देखें, ये बिजनेस की जितनी भी चीजें होती है ना, उसको सेल करने को हम ये बोलते हैं कि बिजनेस की हम बात करें। बिजनेस के अंदर अगर वो पेन बनाता है तो पेन डेली बेसिस पे सेल करेगा, ठीक है। तो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होंगी, गुड्स होंगी, वो सेल कर रहा है और इसी तरह से वो परचेज कर रहा है। अच्छा, अभी इसके साथ एक मिलता जुलता एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे बेटा। डेटर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप अकाउंट रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल दैट मीन कि आपने किसी से पैसा रिसीव करना है। थोड़ा सा कंसीडर करते हैं इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटर कौन लोग होंगे, जिसको आपने उधार जिससे से रिसीव करना है, आपने उधार पे चीजें दी। जैसे संटू ने बंटू को उधार पे चीजें दी थी, क्रेडिट पे चीजें दी थी, उसने कहा था कि ले जाओ और बाद में मैं आपसे 30 दिन बाद 10 दिन बाद वापस पैसे ले लूंगा। तो इस टाइम जो है वो आपका ये वाला जो बंदा है बंटू जो है बेटा, ये आपका क्या है, डेटर है। ये आपका बेटा डेटर है, इससे आपने पैसे रिसीव करने हैं, तो ये आपका डेटर हो गया। अकाउंट रिसीवेबल है आपका, वापस लेना है, आपने उधार दिया था उससे आपने लेने ही लेने हैं। आपका दोस्त है तो छोड़ सकते हो, ऐसे तो आपको पैसा वापस लेना है उसका, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा इसी तरह से आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है, जिसके आपने पैसे वापस करने हैं। अभी एग्जांपल ले लो कि अभी ये संटू है ना, इसका आपने इस बंटू से आपने पैसे उधार लिए हैं, आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको 10 लाख रुपया चाहिए था, आपने इस बंदे से पैसे ले लिए। तो इस टाइम आपका बंटू क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, बंटू क्रेडिटर हो जाएगा, इसके आपने पैसे देने हैं। तो जब भी बिजनेस ने पैसे देने हैं तो वो आपके क्रेडिटर्स होंगे, जिसके आपने पैसे देने हैं वो आपका क्रेडिटर होगा। अगर इसको पे करने हैं, आपने पे करने हैं तो क्रेडिटर, अगर आपने रिसीव करने हैं बेटा, रिसीव करने हैं तो आपका डेटर हो जाएगा। ये डिफरेंस है इसके अंदर डेटर और क्रेडिटर के अंदर। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको ये चीजें समझ आ गई हो। क्रेडिटर को आप अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज सेल्स रिटर्न। अच्छा, अभी हमने ये दो चीजें देखी यहाँ पे कि हमने चीजें सेल की थी फिर परचेज की थी। अब ये उसके साथ ही इंटरलिंक टर्म है, जो मैंने ये डेटर और क्रेडिटर पहले लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये भी इसके साथ ही था। सेल्स रिटर्न को हम एक बेटा और चीज भी कहते हैं, इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है एग्जाम में, और आपका ये इसका दूसरा नाम भी यही होता है सेल्स रिटर्न का। या सेल्स रिटर्न लिखा आ जाए या लिखा आ जाए रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड आपने कुछ चीजें किसी से खरीदी, गुड्स खरीदी, आपने सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, आपने कार खरीदी, आपने कोई भी चीज खरीदी, सीपीयू खरीदा, आपने कोई भी चीज खरीदी, लाइट्स खरीदी। तो आपको कोई भी जब सामान खरीदते हो ना बेटा, तो उसमें क्या होता है, जब आप बेचते हो, जब आपने कोई भी चीज बेची, तो जब आपने बेची तो उसमें से किसी कस्टमर को कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती, कोई चीज़ ख़राब निकल आती है, कोई मेल फंक्शन है, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ना उसमें, वो आपको वापस करने आया।
तो जब आपकी बेची हुई चीज आपको वापस आएगी उसको आप कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड के आपके पास दोबारा वापस आ गई, सेल की थी वापस आ गई, रिटर्न हो गई इनवर्ड, आपके पास है, इनफ्लो हुआ उसका, ठीक है। तो इसी तरह से फिर परचेज रिटर्न है बेटा, परचेज रिटर्न को आप क्या कहते हो, रिटर्न, दूसरा नाम इसका क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड। अब ऐसा तो नहीं होता आप कोई भी सामान खरीदते हो तो सारे का सारा आप रख लेते हो, अगर आपने कोई चीज खरीदी और आपको पसंद नहीं आई, आपका शर्ट्स का बिजनेस है, एग्जाम्पल ले लो, सपोज कर लो आपका शर्ट्स का बिजनेस है और आप कुछ शर्ट्स जो है वो खरीद के लाए थे, परचेज की थी आपने किसी की दुकान से, कोई बिजनेस कर रहा था और आपको शर्ट पसंद आई, आप खरीद के ले आए, 10 जोड़े खरीद के ले आए उसके शर्ट के, 10 पेयर्स थे आपके पास, बट हुआ क्या कि फाइनली उसमें से कुछ 2 शर्ट्स जो थी वो सही नहीं थी, खराब थी, कोई मसला था उनमें, आप उसको वापस करने चले गए। तो जब वापस करने जाओगे तो आपके पास से चीज जा रही है, आपने परचेज की थी, जा रही है, ठीक है, तो वो रिटर्न आउटवर्ड होगी, जाएगी, वो आउटवर्ड है, आउटफ्लो होगा उसका, तो उसको आप परचेज रिटर्न कहते हो, तो वो आपका रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है, सेल्स रिटर्न आपका रिटर्न इनवर्ड कहलाता है, जो आपको वापस आ जाती है। समझ आ गई बेटा? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म अब आपके पास आ गई है, एक्सपेंडिचर्स। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सपेंडिचर्स को, इसको एक्सप्लेन करना ही बड़ा जरूरी है। और ये एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, खर्चा होता है किसी भी चीज पे, जब आप कोई ना कोई चीज खरीदते हो ना, तो कोई ना कोई तो उस पर खर्चा आएगा ना चीज खरीदने पे। अब खर्चे डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपके लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। ऐसा कोई भी खर्चा जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए किया जाता है या उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ये बेटा कौन से होते हैं, इसको आप कहते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स को क्या कहते हैं, रिकरिंग नेचर के। क्या मतलब है सर इनका, रिकरिंग नेचर और नॉन रिकरिंग का? बेटा जो नॉन रिकरिंग नेचर होती है ये इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो कभी कभार किए जाते हैं। एग्जांपल समझ लो, आपने घर खरीदा तो एक ही बार खरीदोगे ना, डेली बेसिस पे तो जाके घर नहीं खरीदोगे, ऐसा ही होगा ना। कभी एक दफा बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, बार बार तो जाके डेली बेसिस पे महीने में कोई 10 दफा तो नहीं खरीद रहे ना आप। तो क्या हुआ, कभी कभार होने वाला खर्चा और लंबे टाइम पीरियड तक का होने वाला खर्चा आपका नॉन रिकरिंग का नेचर का होता है। और रेवेन्यू नेचर के वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं। एग्जाम्पल उठा लो, आपका जूतों का बिजनेस है, पेयर ऑफ शूज का बिजनेस है, तो आपका बिजनेस ही शूज का है, आप डेली बेसिस पे उसकी सेल करोगे और ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे होगे, आप डेली बेसिस पे आपकी सेल हो रही होगी। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके बिजनेस से रेलिवेंट होता है, जो आपके बिजनेस को डेली बेसिस पे आप करके कोई चीज, आपका बिजनेस ही जूते बनाने का और उसको बेचने का है, तो दैट मीन वो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। और ये नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। एक और एग्जांपल समझ लो कि आपने कार खरीदी है, सपोज करो, सपोज पता नहीं खरीदी भी है कि नहीं खरीदी, सपोज कर लेते हैं कि आपने एक कार खरीदी। अब कार क्या है, आपका लंबे टाइम पीरियड के लिए खर्चा है, लॉन्ग टाइम पीरियड है, नॉन रिकरिंग नेचर है, डेली बेसिस पे कार नहीं खरीदोगे। लेकिन बेटा इसको मेंटेन करने का जो खर्चा है, इसको जो मेंटेन करने का खर्चा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स होंगे। जैसे कि फ्यूल डलवाना है आपने, इसकी मेंटेनेंस चाहिए होगी आपको, मेंटेनेंस भी तो करवाओगे ना, ऑयल भी चेंज करवाओगे, इसकी सर्विस भी करवाओगे। इस तरह के कोई भी एक्सपेंडिचर जो होंगे वो सारे के सारे आपके कौन से होंगे बेटा, वो होंगे आपके रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स होंगे। समझ लगी? अभी एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे कि आपने एक समझो कि लैपटॉप खरीद लिया या कंप्यूटर खरीद लिया, तो बेटा आपने जो कंप्यूटर खरीदा या लैपटॉप खरीदा, ये एक ही दफा खरीदा, तो उसका आपने लैपटॉप खरीदा, तो ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। अब इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, मेंटेनेंस चार्जेस आएंगे, वो सारे के सारे क्या आएंगे, वो आपके नॉन रिकरिंग में आ जाएंगे, रेवेन्यू नेचर में। समझ लगी? आई एम वेरी होपफुल कि लगी होगी। अभी समझते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो दोनों नेचर, जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैपिटल भी होता है और रेवेन्यू भी होता है। एग्जाम्पल कोट करते हैं यहाँ पे हम। एडवर्टाइजमेंट जो है बेटा, ये आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देती है। जब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देगी तो किस में आएगा, इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है, कैपिटल का, और इसका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है बेटा।
तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देती है, बट ये डेली बेसिस पे भी की जा सकती है, इसको काफ़ी दफ़ा रिपीट किया जाता है। तो जब काफ़ी दफ़ा रिपीट किया जाएगा, जैसे कंपनीज हैं डेली बेसिस पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है मिलियन रुपीज स्पेंड कर रही हैं, तो वो क्या होगा, इसमें दोनों नेचर, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई एडवर्टीजमेंट पे। एक तो वो रिकरिंग भी हो गई और दूसरी नॉन रिकरिंग भी हो गई, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो गया और शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो गया। अब दूसरा क्या हुआ, इसमें आपको एसेट आ रहा है, इसमें देखें कैपिटल की मैं बात करूं ना, तो इसमें ये आपका लैपटॉप क्या बना, कार आपका क्या बना, आपका एसेट जनरेट हुआ। इसमें आपका कोई एसेट जनरेट नहीं होता, इसमें जस्ट आपकी मेंटेनेंस और फ्यूल और वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। जिस तरह से आपने सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने हैं, आपने जो है वो एफडी को पे करनी है, कोई इंश्योरेंस पे करनी है, कोई कमीशन पे करना है, वो सारे के सारे आपके क्या है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह से डेफर्ड रेवेन्यू का मैंने आपको बता दिया कि आपने एडवर्टाइजमेंट की, उस पर दोनों करेक्टरिस्टिक्स शामिल हो गई उसमें, इसकी भी और रेवेन्यू की भी और कैपिटल की। आई एम वेरी होपफुल का क्लियर हो गया होगा। बेटा एक आखिरी टर्म है यहाँ पे, आज के लिए लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं, इसमें हमारे पास है रिसीट। कैश मिलने पे आपको एक रिसीट मिलेगी, वो दो तरह की हो सकती है। वो या तो वो जब भी आपके पास कैश आता है तो रिसीट बनती है, तो वो कैपिटल नेचर की होगी या रेवेन्यू नेचर की होगी। कैपिटल नेचर की क्या होगी कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो पहले भी हमने बात की, और नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर होगी और इसकी रिकरिंग नेचर होगी। बेटा जो बार बार आपको ऐसी चीज जो डेली बेसिस पे हो रही होगी, डेली बेसिस पे आपको रिसीट्स मिल रही हैं, वो रिकरिंग नेचर, और जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिल रही हैं फॉर एग्जांपल वो नॉन रिकरिंग नेचर। एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल उठाते हैं जी, बिल्डिंग खरीदी आपने, तो जब आपने बिल्डिंग खरीदी या आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपका मैंने आपको बताया कि आपका पेपर बनाने का बिजनेस है, पेपर बनाते हो, वो आपने सेल कर रहे हो, डेली बेसिस पे सेल कर रहे हो, रसीट्स जनरेट हो रही हैं, पैसा आ रहा है, रसीट बन रही है, तो बेटा जो वो किस में आएगी, वो रेवेन्यू में आएगी। पेपर बना रहे हो आप, सपोज करो पेपर बनाते हो, बेचते हो इसको और पैसा आ रहा है, उससे पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो रिसीट्स बन रही हैं, तो बेटा ये आपका बिजनेस है। जितनी भी रिसीट्स आपकी बिजनेस से जनरेट होंगी, आपके बिजनेस को सेल करने से जनरेट हो रही होंगी, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। और जितनी भी रिसीट्स आपको आपके बिजनेस से हट के जनरेट, जैसे कि आप जहां पे पेपर बनाते हो, आपकी एक फैक्ट्री है, आप उसी फैक्ट्री को बेच देते हो, तो आप डेली बेसिस पे तो नहीं बेचोगे, कभी कभार ही बेचोगे ना। एक जिंदगी में आपने एक ही दफा फैक्ट्री बनाई थी, वो भी आपने बेच दी, तो उससे जो पैसा बेटा आएगा वो आपका क्या होगा, नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट बनेगी। उससे आपकी रिसीट जो बनेगी वो नॉन रिकरिंग नेचर की बनेगी, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपने उसको बेचा था, कैपिटल रिसीट बनेगी आपकी। और ये रेवेन्यू जो बिजनेस से आ रहे होते हैं वो इन शॉर्ट ये समझ लो, जो बिजनेस से आपके डेली बेसिस पे जनरेट हो रहे होता है पैसा और रिसीट बन रही होती है वो कैश, और जो आपकी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ऐसी कोई चीज जो फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से आ रही होती है लंबे टाइम पीरियड के लिए, वो आपकी जो है वो रिसीट। आपने फर्नीचर ही बेच दिया उठा के, बिल्डिंग ही बेच दी, ठीक है, कार ही बेच दिया आपने, जिसपे आप डेली बेसिस पे काम करते थे, सवारियां लेके जाते थे, उससे पैसा आता था, कैब के तौर पे उसको यूज करते थे, आपने वही बेच दी, तो वो नॉन रिकरिंग में चली जाएगी और ये रिकरिंग में आ जाएगी। तो ये आपका रिसीट का कंसेप्ट था। आई एम वेरी वेरी होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज आपने लर्न किए हैं। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मैं भूल जाता हूं अक्सर ही आप लोगों को, ये अकाउंटिंग टर्म है। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये यहाँ पे समझ आ रही होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, फिर उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं। अब ये वाली चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो पेजेस हमने पढ़े हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियोज़ में आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी इसको कहीं ना कहीं पोस्ट करूँ, या किसी चैनल पे हम इसको पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई बेटा, तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।